गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 84 है। 90 डेज में अपना रेलवे का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन, देन हमारे होंगे मॉक टेस्ट। DI अपना चैप्टर चल रहा था। DI की आज हमारी क्लास 3rd है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपके सामने है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको क्लासेस की PDF मिल जाती हैं, क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम रिलेटेड है, वो मिलती है। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। DI अपना चल रहा था, तो DI के अंदर देखो सवाल नंबर 1617। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब तक कुल मिलाकर के हमने 1612 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1613, सवाल नंबर 1613। देखना जरा क्या कहा। पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप, 150 हमारे पास डोनर्स हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनका ब्लड ग्रुप बता रखा है। A, B, O और AB, ये 4 ब्लड ग्रुप है आपके पास। इनका डेटा दिया गया है। पाई चार्ट को आपको देखना है और कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब देने हैं। देखो, जब भी हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ की बात करते हैं, इसमें डेटा 2 तरीके से होता है। एक परसेंटेज में, तो जितना भी डेटा यहाँ पर पाई चार्ट में इन्वॉल्व होता है, सारे का सम अगर हम लोग करें तो आता हमारा 100%। अगर हमें ये डेटा दे रखा है डिग्री के अंदर, तो सारे का सम अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारा 360 डिग्री। इसको चेक करने की नीड होती नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में आपको साफ दिख रहा है डेटा परसेंटेज में नहीं है, कोई और ही वैल्यू चल रही है। 129.6, 72, 57.6, 100.8। तो इसका मतलब ये किस में होगा? ये डेटा आपका यकीनन डिग्री के अंदर होगा। सारे का सम भी करेंगे तो भी 360 निकल के आएगा। बात समझ आ गई होगी। इससे क्या समझ सकते हैं कि 360 डिग्री में 72 डिग्री रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप A है। 57.6 ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनका ब्लड ग्रुप AB है। 129.6 ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनका ब्लड ग्रुप B है। और बचे हुए 100.8% ब्लड ग्रुप O वाले हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए। क्या कहा? ऐसे दाताओं की संख्या बताइए भी जिनका ब्लड ग्रुप O है। तो सिंपल सी बात है। देखो, टोटल लोग कितने हैं? अगर डिग्री में देखें तो कितने हैं? 360 डिग्री। O ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं इन 360 में? 100.8। परसेंटेज में ये बातें पढ़ रखी हम लोगों ने। तो अगर टोटल में से 360 डिग्री के अंदर अगर हम लोग O ब्लड ग्रुप वाले लोगों का देखें कि कितना पार्ट है, तो आप कहेंगे 100.8 अपॉन में 360। जैसे 100 लोगों में 20 लोग होते तो क्या कहते? 20/100, 1/5 पार्ट हो जाता। सिंपल सी बात है। चलो, जितने भी लोग होंगे O ब्लड ग्रुप का पार्ट उसमें इतना रहेगा। एक्चुअल में लोग कितने हैं भाई अपने पास? 150। मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कंफर्ट नहीं हो, बाकी ये पढ़ तो रखा ही हमने। कंफर्ट नहीं हो तो ये मान लो भाई कि 360 डिग्री जो है वो आपका रिप्रेजेंट किसको करता है? 150 लोगों को। 1 डिग्री कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? अपॉन में 360 डिग्री। और आपके पास 100.8 डिग्री है। एक्चुअल में कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 1 डिग्री में लोग आ गए, गुणा कर दो। दोनों बातें एक ही है। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से जज करना है। दोनों ही तरीके हमने अर्थमेटिक में डिटेल में देखे हैं, जगह जगह इनका यूज भी किया है। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 0 इस एक पॉइंट को खत्म कर देगा। 15 का डिवीजन 2 बार, फिर 4 बार। 24 4 96, 4 बच गया। 48 में डिवीजन करोगे 2 बार। तो इसका मतलब O ब्लड ग्रुप वाले हमारे पास जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं? 42 लिखा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1614। 1600 से ऊपर हमने सवाल कर लिए हैं। डे 1 से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से। और आई होप आपको जितनी PDF मिली है आपने एक बार उनको रिवाइज तो किया ही होगा पैरेलल में। अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ होगा। देखना अगला सवाल क्या है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A है या B है। ठीक है, 4 कैटेगरी के ब्लड ग्रुप होते हैं आपके पास, A, B, AB और O। आपसे क्या पूछ रहा है? ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप या तो A है या फिर B है।
तो ए वाले कितने लोग हैं भाई आपके पास? ए वाले देखो टोटल लोग आपके पास अगर डिग्री में देखें तो कितने हैं? 360। ए ब्लड ग्रुप वाले आपके पास कितने हैं और बी ब्लड ग्रुप वाले आपके पास कितने हैं? दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों को इन्वॉल्व करना है यहाँ पर। ए वाले हैं 129.6, बी वाले हैं आपके पास 72। दोनों का एडिशन करोगे तो 120 में 70 जोड़ा 190, 9 2 11, कितना आ गया भाई? 6 तो ये है, 9 2 11, 7 2 9 1 10, 201.6। ए और बी दोनों का कंबाइंड पार्ट ये हो गया, किसमें से? 360 डिग्री में से हो गया। एक्चुअल वैल्यू चाहिए हमें, एक्चुअल में लोग कितने हैं भाई? 150, गुणा कर दो। सोल्व करना है यहां से, तरीका वही हो गया अपना, ये इसको खत्म कर देगा। 15 से काटोगे 2 बार 4 बार, देखना 24 4 96 होता है। 8 बार डिवीजन करोगे तो 96 का जस्ट डबल 192, कितना बचा भाई अपने पास? 8 और 1 9, 96 बच गया। 4 बार और डिवीजन चला गया 96 में, तो ये रिजल्ट क्या हो गया अपने पास? ऐसे लोग हैं 84। पिछली क्लासेस में हमने डीआई को अंडरस्टैंड करना, ये सब करना डिटेल में समझा था, तो मुझे उम्मीद है आपने पिछले दोनों सेशन कर लिए होंगे और फिर से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने की भी नीड नहीं होगी कि ऐसा कोई टिपिकल पार्ट भी तो नहीं है ये कि हम लोग इसी के पीछे हर डीआई के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ऐसा होता तो क्या करते। तो जिस बच्चे ने भी मान लो पिछले 2 सेशन नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। ऐसे दाताओं का प्रतिशत जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, किसमें पूछ रहा है भाई? परसेंटेज में। तो सिंपल सी बात है, ए बी ग्रुप वाले हैं कितने? 57.6। कितने में से? 360 में से। एक फ्रैक्शन आ गया किसका? ए बी ग्रुप का। अगर इसे परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो भाई? 100 से कर दो। सोल्व कर दें यहां से, एक पॉइंट तो ये खत्म हो जाएगा, इससे काटोगे ये कट जाएगा। 36 का सीधे डिवीजन नहीं कर पाएंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है तो क्या करना है? 12 से काट लें, जैसे 3 बार, 12 4 48 और 12 8 96। 48 में 3 का डिवीजन कर दिया तो ए बी ब्लड ग्रुप के जो पर्सन है वो कितने हैं टोटल में से? 16%। ईजी था मेरे ख्याल से, कोई तनाव वाली बात नहीं है। चलो इसी पर बेस्ड एक सवाल और है, ध्यान से सवाल को रीड करना। देखो क्या कहा इसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है उनके औसत का। क्या कहा कि ऐसे डोनर जिनका ब्लड ग्रुप ए है और ऐसे डोनर जिनका ब्लड ग्रुप या तो ओ है या बी है या ए बी है, इनका एवरेज लिया तो इसका मतलब तीनों का सम करोगे और किसका डिवीजन करोगे? 3 का। कर लिया, एवरेज आ गया। क्या पूछा भाई? अनुपात। सवाल पर थोड़ा सा स्टार कर लेना। स्टार इसलिए कर लेना कि डीआई के अंदर अमूमन आप देखते हैं कुछ जगह लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होती है। डेटा में कोई समस्या नहीं है, इजी वे में आपको रीड करना आता है, कोई समस्या नहीं आती है, सवाल भी आपके धूमधाम से हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगह लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो यहाँ लैंग्वेज को हल्का सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की। द रेशियो ऑफ डोनर्स ब्लड ग्रुप ए टू द एवरेज ऑफ द डोनर्स ग्रुप ओ बी एंड ए बी। ए के साथ किन का? बचे हुए 3 का एवरेज और उसके साथ रेशियो लेना है। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर? 72 डिग्री। 72 डिग्री ए की है। चलो इनकी वैल्यू क्या होगी? एक तो तरीका यह है कि बचे हुए सबका सम कर दे, 4 ही टाइप के लोग हैं। ए आपका आ चुका है 72 डिग्री, सबका आपको पता है 360 होगा, तो इसका मतलब इन सभी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 360 डिग्री माइनस 72। या तो ऐसा कर दो भाई, ऐसे में कंफर्ट नहीं हो तो तीनों का अलग से जोड़ दो, रिजल्ट वही आना है। इनका भी क्या चाहिए आपको? एवरेज। 3 का भाग दे दो। चलो भाई 3 का भाग दे दिया, इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 120 और ये आपका 24। क्या बचा? 72 और रेशियो के अंदर यहां पर आ गया 96। 24 से कट रहा है, 24 3 72, 24 4 96 लिखा जा सकता है। तो ये अपना हो गया यहां से रिजल्ट। चलो भाई डीआई चेंज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, इस सवाल को दिखने में बड़ी समस्या पैदा कर रहा होगा। चलो पहले तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ डेटा तभी दिखेगा जब आप इसको 720 पिक्सल के ऊपर करके देखेंगे, ठीक है।
अब आप कहेंगे सर एग्जाम में देखो इसके अंदर एक तो क्या दे रखा है, एक तो ऊपर ब्लू पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज है, नीचे वाली लैंग्वेज हिंदी में, उसके जस्ट नीचे की 2001-2 से 2003-4 तक 4 विषयों में कॉलेज की छात्र संख्या में परिवर्तन निरूपित किया गया। क्या बता रहा है, डीआई को अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 0, 100, 200 से लेकर 700 तक, 2001-2 का साल, 2002-3 का साल, 2003-4 का साल, 3 आपके पास कैटेगरी दे दी ईयर्स की। स्ट्रीम आपके पास है कॉलेज के अंदर 4, आर्ट्स सबसे पहले जो एकदम ब्लैक बार है आपका, फिर साइंस है, फिर उसके बाद एकदम ब्लैक के अंदर है वो आपका कॉमर्स है, और रेड कलर में आपका लॉ है। तो इसका मतलब 4-4 टाइप के स्टूडेंट, मतलब 4-4 स्ट्रीम चलती हैं, हर साल का डेटा आपको दे रखा है। एग्जाम में देखो क्या होता है, या तो क्या करता है ये जैसे बार बना हुआ आपका 2001-2 के अंदर नीचे से ऊपर तक एकदम व्हाइट जो आपको दिख रहा है ना, लगभग 600 तक जा रहा है, या तो ये मेंशन करके देता है, आगे ऐसी डीआई मैंने पीछे भी करवाई थी, आगे भी मैं आज करवाऊंगा आपको, या तो मेंशन करके देता है कि भाई इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या होती है, या फिर डेटा इस हिसाब से आपको दिया जाता है कि आप देख करके अनुमान लगा ले जाएं यहां पर क्या वैल्यू होगी। अब इस डायग्राम के ऊपर और वो लैंग्वेज के नीचे एक बात लिख रखी है, मुझे प्रॉपर वो नहीं दिख रही है तो उसका करता हूं मैं, देखो एक बार समाधान, 1 मिनट। इस डायग्राम के ऊपर एक डेटा दे रखा आपको, वो एग्जाम में नहीं दिया जाता। सवाल नंबर अपना क्या है 1617। अब वो उसकी नीड होती नहीं है यहां पर, तो क्या अपने पास वही चैलेंज आ रखा है कि चीजों को एक्सप्लेन भी करना है और आपको समझ भी आ जाए, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया एक्चुअल में लिख दिया। यहां पर आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट है 600, 550, 500। बी की बात कर लेते हैं, सॉरी बी नहीं, फिर आपके पास साइंस है, साइंस के स्टूडेंट हैं 250, 500, 600, 250, 500 और 600। अगर आप 720 पिक्सल में करके देख रहे हैं तो आपको ये लिखने की नीड है नहीं, साफ साफ आपको लिख कर दे रखा है 200, 250, 250, 200, 250, 250। और लो की बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास 150, 200, 250, 150, 150, 200 और 250। चलो मैं ऐसे रैंडम मेंशन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है। चलो भाई ये आपको समझ आ गया कि 3 पर्टिकुलर ईयर हैं, 2001-2, 2-3, 3-4। यहां पर एक कॉलेज है जिसमें 4 स्ट्रीम है, स्ट्रीम का नाम दे रखा है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बताई गई है, उसके हिसाब से आपसे सवाल पूछा है। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आता है कि डीआई बच्चा पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कई बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर ये वाली बात जो आपने लिखी है वो तो लिखकर थोड़ी ना देगा, या तो ऐसा देगा कि डायग्राम कॉम्प्लेक्स है तो कहीं ना कहीं वो बातें बार के ऊपर ही मेंशन होती हैं, या फिर ऐसा आसान डायग्राम होता है जिसमें एरो बना करके चलता है जिससे बच्चे को पता चल जाए कि ये बात कहां जाकर के टच हो रही है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल क्या पूछा भाई कि उपयुक्त दंड आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 2001-2 में विज्ञान में छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो देखो 2001-2 में टोटल स्टूडेंट मेरे ख्याल से डायग्राम देख करके नहीं पकड़ में आएंगे, एग्जाम में पकड़ आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। यहां पर अपने पास वही है इस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन तो बड़ी होती है भाई, मोबाइल में देख रहे हो छोटा सा एरिया तो उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, इसलिए मैंने क्या लिखवा दिया ये वाला कि 2001-2 के अंदर आर्ट्स में स्टूडेंट कितने हैं 600, साइंस में 250, कॉमर्स में 200 और लॉ के अंदर 150। आपसे क्या पूछ रहा है भाई साइंस में कितने % स्टूडेंट हैं? साइंस के स्टूडेंट हैं 250, टोटल स्टूडेंट 250, 150, 400, 600, 1200। प्रतिशत बताना है, गुणा में कर दोगे 100। यहां से कितना आ जाएगा 12, 2, 24, 1 बचा 0, 12, 8, 96। तो क्या आ गया भाई 20.8% आपका यहां से ऑप्शन सी करेक्ट। फिर कह रहा हूं एग्जाम में ऐसी कोई भी डीआई नहीं आती कि बच्चे को पता ही नहीं चले कि यहां दिख ही नहीं रहा है, रीडिंग आपको आती है। सवाल उठाना जरूरी था इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। देखना जरा अगले सवाल के अंदर, वो एक पार्ट तो गायब ही हो गया है, देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। 1618 नंबर का सवाल, और बाकी अब तक तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको। देखो 2003-4 में विधि विषय में छात्रों का प्रतिशत कितना है?
2003-4 की बात करें, ये वाला विधि या लो की बात करें, लो में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं भाई 250। और टोटल स्टूडेंट अगर आप डायग्राम से भी रीड करेंगे तो पता चल जाएगा 500, 600, 250, 250, 250, 250, 500, 500, 1000 और 600, कितने स्टूडेंट हैं 1600। प्रतिशत पूछा है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। यहां पर 16 का डिवीजन किया एक बार, कितना बचा 9। 16 6 96 की लगभग 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन मैच हो रहा ना, 16 5 80, 0 10 बच गया आपके पास, 100 हो गया, 16 6 96। क्या किया देखो, 25 में 16 का भाग एक बार, 9 बचा 90 में, 16 5 80, फिर क्या बच गया 10, 10 में भाग नहीं जा रहा है, 0 उतारो लेकिन पॉइंट लगाओ, 100 में डिवीजन करोगे 16 का, 16 गुणा 6 96, तो कितना हो गया 15.6%। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 1619 में देखना क्या कहा, 2001-2 की तुलना में 2003-4 में विज्ञान में छात्रों में वृद्धि का प्रतिशत है। 2001-2 की तुलना में 2003-4 की बात कर रहा है। देखो 2001-2 में साइंस में स्टूडेंट कितने हैं 250। एग्जाम में रीड कर लेंगे, 1-2 पर जाएंगे, साइंस वाला पार्ट है एकदम ब्लैंक वाले से जस्ट दूसरा है, डेटा मैंने लिखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू ना आए। 2001-2 में साइंस में 250 स्टूडेंट, 2003-4 की बात करें तो साइंस में 600 स्टूडेंट। ये ग्राफ में आपको दिख भी रहा होगा। क्या कह रहा है, कितने वृद्धि हुई, वृद्धि निकालने के लिए पहले इसका रेशियो ले ले, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 12 बार, कितने की वृद्धि हो गई भाई 7 की। 7 की किस पर, 5 पर। कन्वर्ट करना है परसेंटेज में 20 बार, और ये रिजल्ट क्या दे देगा आपका 140%। एक मिनट, क्या गड़बड़ की है भाई हम लोगों ने। 2001-2 की तुलना के अंदर साइंस स्ट्रीम में 250 से स्टूडेंट क्या हो रहे हैं हमारे, 3-4 में 600। रेशियो लिया, 5 से काटा, 5 5 25, 12 5 60, और 7 का इंक्रीज दिख रहा है किस पर, 5 पर। प्रतिशत में बदलना है आपको, 20 बार कट गया 140। चलो भाई थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर सिली मिस्टेक हो सकती है डेटा लिखने के अंदर या कुछ और। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये वाले आपको आराम से दिख जाएंगे, इनमें कोई समस्या नहीं है। जूम कर देता हूं मैं। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1620। देखो टेबल वाले सवाल होते हैं, वैसे दिखने में ऐसे लगते हैं कि स्टूडेंट कई बार देख करके उनको घबरा जाता है। और जितने हम लोगों ने सवाल किए टेबल पर, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं दिखने में बड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे थे, लेकिन जो सवाल बनते हैं कंक्लूजन ऑल ओवर जिनका निकलता है तो आपको पता चला कि मामला आसान हो गया। तो इसमें भी ऐसा ही होना है। एसएससी सीजीएल के अंदर ये पूछा गया आपका सवाल है, उसी को मैंने उठा लिया है। कई सारे सवाल हमने रेलवे के भी किए थे। पीछे मैंने आपको एक वेन डायग्राम का स्पेशल पैटर्न बताया था जो रेलवे ने 2016 में पूछा था, उसको जरूर एक बार कर देना, क्योंकि वो क्या है, किसी बच्चे का नहीं किया होता है तो वो अचानक से देखता है इस टाइप का पैटर्न तो घबरा जाता है कि यार ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं था। और आपने ऑब्जर्व किया था उस बात के अंदर कि वो सवाल दिखने में बड़े उलझे हुए थे, लेकिन सोल्व करते थे तो मामला बड़ा आसान था। तो चलो एक टेबल दे रखी है 2016 के प्रारंभिक 6 महीने देखो डीआई में आपको दिख रहे हैं टेबल के अंदर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए। 4 डीलर हैं आपके पास या सेलर हैं, ए बी सी और डी। ये क्या बेचते हैं भाई, कंप्यूटर। ए बी सी डी राइट साइड में दे रखा है, ऊपर से नीचे तक देखोगे कितने कंप्यूटर किसने किस महीने में बेचे। जैसे मैं एक बात करूं, डी के नीचे की तरफ आते हो तो एक जगह 90 दे रखा है। 90 किसको बताता है, तो आप कहोगे कि ये डी के नीचे है तो ये डी डीलर के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट साइड में इसके क्या है, मार्च। तो मार्च के अंदर डी डीलर जो है उसने कितने कंप्यूटर सेल किए, उनकी संख्या है, तो वो कितनी है, 90। ऐसे ही बी के सबसे नीचे 108 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जून के सामने है, बी के नीचे है। जून के महीने में बी ने कितने कंप्यूटर सेल किए, 108। तो ये होती है डीआई की एक सिंपल सी रीडिंग जो आपको आ गई है। सवाल पर आ जाते हैं। देखो डीलर बी द्वारा बेचे गए बी है ना ये, हाँ, डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में
डीलर सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी। बात को समझना, सी का एवरेज चाहिए आपको, और कितने महीने का? 6 महीने का। सवाल क्या कह रहा है कि डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में। डीलर सी का 6 महीने का आपने एवरेज निकाल लिया, और इससे क्या है, इसके एवरेज से कम है। तो इसका मतलब ऐसे कितने महीने हैं जिनके अंदर बी की वैल्यू सी का 6 महीने का जो एवरेज है उससे कम मेंटेन है। क्या करना पड़ेगा? सी का 6 महीने का एवरेज निकालेंगे। सी पर गए, एडिशन करना है। एडिशन करने के कई तरीके, देखो 95, 104, 100, 99, 100, 102। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है डेटा 100 के आसपास घूम रहा है। एवरेज में आपको सिखाया था कि ऐसे केसेस में आप डेविएशन का सहारा लेकर एवरेज निकाल सकते हैं। क्या करोगे? ये मान लो सभी का एवरेज कितना है आपके पास? 100 मान सकते हैं ना। या फिर इसमें कंफ्यूजन होगा तो सीधी सटीक बात करते हैं, पूरे को जोड़ दो। ठीक है, किसी बच्चे ने हो सकता है डेविएशन वाला मेथड ना पढ़ा हो, एसएससी में हमने डिस्कस किया था और रेलवे के अंदर 1-2 सवालों में एक्सप्लेन भी किया था। एसएससी में तो धूमधाम से हमने कई सवालों में उसे काम में लिया था। देखो, सबको जोड़ो, सबका सम ये मान लो सारी की सारी संख्याएं 100, 100, 100 है। क्या किया? 100 से ऊपर वैल्यू कितनी है? 4 और 2, 104, 102। तो 6 तो ज्यादा बच गया, और कम कितना है? 95, 5 कम है, 99, 1 कम है। 6 ज्यादा भी है, 6 कम भी, आपस से कट गया। तो इसका मतलब 6 महीनों का सम कितना आ गया? 600। एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आ गया? 100। और आपसे क्या पूछ रहा है कि सी का जो 6 महीने का एवरेज जो हमने 100 निकाला है, बी ने ऐसे कितने महीने थे जिनके अंदर इस एवरेज से भी कम कंप्यूटर बेचे। बी पर गए, बी ने देखो 102 बेचे हैं एक जगह बी ने 108 बेचे हैं। 2 महीने ऐसे हैं जिसमें उसने एवरेज से ज्यादा बेचे। 4 महीने बचे हुए हैं ऐसे जिनके अंदर बी क्या करता है? इस एवरेज से कम कंप्यूटर बेचता है। तो ऐसे 4 महीने कौन कौन से हैं भाई? साफ साफ दिख रहा है, जनवरी में 92, फरवरी में 96, मार्च में 94, अप्रैल में 97। कुछ करना था? मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना था। डेविएशन वाला मेथड एसएससी में और बैंक में तो मस्ट हो जाता है, रेलवे में फिर भी काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। एडिशन करके कर दो, सबको जोड़ा, 6 का भाग दिया, एवरेज आ गया 100। बस ये देखो 100 से कम बी के लिए कितनी वैल्यू है, कितने महीनों के अंदर आपने देखा, 4 महीनों में टिक मार दिया, सवाल सोल्व हो गया। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर, डीआई को फिर से रीड करने की नीड नहीं है, सीधे सीधे किस पर आ जाते हैं? सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1621। देखो, डीलर ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या डीलर डी द्वारा मार्च, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? ए के लिए आपको डेटा लेना है। कौन कौन से महीने का भाई? फरवरी का, अप्रैल का और मई का। ठीक है। और डीलर डी के लिए आपको डेटा लेना है कौन कौन से महीने का? मार्च का, मई का और जून का। और इसका क्या निकालना है? रेशियो। अब देखो, अगर आप ऐड करने में कंफर्ट है कि फरवरी, फिर अप्रैल और फिर उसके बाद आपके पास क्या है? मई। तो फरवरी, अप्रैल और मई कौन से डीलर की बात चल रही है? ए की। ए के नीचे आओगे, फरवरी के सामने 94, अप्रैल में कितना भाई? 108। फिर यहां पर जाओगे, फरवरी आ गया अपना, अप्रैल आ गया, फिर उसके जस्ट अगला क्या है आपका? मई। या तो आप क्या करो, सीधे सीधे एडिशन कर दो। एडिशन करना पॉसिबल है। फरवरी के सामने 94, अप्रैल के सामने 108, फिर आपका 98। ऐड कर दें, 8, 8, 16 और 4, 20। 0 आ गया, कैरी 2, 9, 9, 18, 18 में 2 जोड़ा आपने 20 आ गया, फिर 1 और 2 कितना आ गया? 4। 400 लिखा जा सकता है। कंफर्ट नहीं है, फरवरी के 94 उतार लिए, अप्रैल महीने के उतारने हैं 108, 108 उतार लिए। मई महीने की बात करें तो कितने हैं? 98। 8, 8, 16, 4 आपका 20, 9, 9, 18, 2, 20। 1 मिनट, अच्छा मिस्टेक कर दी थी ना, 2 और 1 कितना? 3, 4 गलत कर दिया था। चलो भाई, ये काम आपने कर लिया कि 300 कंप्यूटर इसने इन 3 महीनों में बेचे हैं। अब आ जाते हैं डीलर डी की। डी की अगर हम लोग बात करें तो डी की बात करनी है हमें मार्च में, मई में और जून में। मार्च महीने में कितने कंप्यूटर बेचे भाई इसने? डी ने 90।
फिर मई और जून की बात करें तो कितने बेचे, 89 और 91, एक इसको दे दो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारा का सारा कितना हो गया, 90 90 90 लिखा जा सकता है 270। एडिशन में देखो कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हो, लिख लो। एडिशन आसान है तो टेबल को देखकर भी कर सकते हो। 0 से 0 कट गया, 9 किससे कट रहा है, 3 से, 10 बार और कितनी बार, 9 बार, 10:9 अपना रिजल्ट आ गया और यहां से अपना ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगले सवाल में देखना जरा, डीआई का पार्ट है, इसी का ही ट्राई करके देखो एक बार सवाल को। 1622 देखो, डीलर डी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, एडिशन करना है। कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, कैलकुलेशन है बस इसमें। अब देखो एग्जाम में अगर डील करना है, लगता है कि महीने इधर उधर करके दे रखा है, अप्रैल मई और जून लगातार 3 महीने हैं, बी की बात करनी है। एडिशन अगर आप करना चाहते हो सीधे सीधे जोड़ दो, 100 और 100 200 हो गया, 90 290, 8 और 2 10, 300 और ये वैल्यू कितनी आ गई, 307। एक तरीका तो ये है। रीजन क्या, डेटा इस केस के अंदर आसान हो जाता है कि बी में जाना है, अप्रैल मई और जून लगातार महीने दे रखे हैं, बीच बीच में जब गैप होता है महीनों का, उस केस में बिल्कुल ये संभावना बनती है कि हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहां सीधे है, ऐसे नहीं करते तो 8 2 10 7 17 लिख देते, 7 आ गया कैरी 1, 9 और 1 10, 0 आ गया कैरी 1 1 1 1, 3 हो गया। चलो ये तो आपने लिख लिया। फिर इसने क्या कहा कि फरवरी और अप्रैल, फरवरी का महीना और अप्रैल का महीना, इस ड्यूरेशन के अंदर सारे के सारे डीलर, मतलब फरवरी में ए बी सी डी, अप्रैल में भी ए बी सी डी। तो फरवरी के महीने में देखना जरा, फरवरी के सामने देखो 94 96 104 106, 94 में 106 का 6 दे दो, 100 बन गया, 104 का 4 96 को दे दो। तो ये सीधे सीधे आपको क्या पता चला कि फरवरी का डेटा तो सीधे ही 400 बन गया, वर्बली कर लिया। अप्रैल में जाते हैं, अप्रैल में देखना जरा 100 से कितनी वैल्यू कम है, 96 4 कम है, 99 आपका कितना है, 1 कम, 97 आपका 3 कम, 3 4 7 और 1 8 कम है, तो 108 उसको प्रोवाइड करवा दोगे तो सारे के सारे 100 बन गए। तो ये भी क्या आ गया, 400। मामला आसान हो गया। इन दोनों महीनों में क्या है, 800। प्रतिशत में बदलना है, कितने प्रतिशत है निकाल दो। 8 का डिवीजन किया, 8 3 24, 6 बचा, 8 8 64, 3 बच गया, 8 3 24, 8 7 56, 38.37%। अच्छा इस फॉर्म के अंदर नहीं दे रखा, तो एक ही ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है आपका, वैसे भी ऑप्शन डी। तनाव नहीं लेना है अगर इतना 16 हो गया। हाँ 38 में कोई दूसरा होता तो क्या करते, पिछले वाले पार्ट को ही ब्रेक करके वहीं का वहीं छोड़ देते। चलो भाई सवाल नंबर 1623 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1623 देखना जरा, डीलर ए द्वारा फरवरी से जून, मतलब जनवरी को नहीं लेना है, के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो भाई क्या करने, ए का हिसाब कर लो, कहां से कहां, ए के नीचे आए, फरवरी से लेकर के जून तक, फरवरी से जून तक का एडिशन आपको करना है। या तो आप क्या करो कि भाई पहले राइट साइड का पार्ट जोड़ लो, या 100 90 90 में कन्वर्ट कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे क्या कर ले, 94 85 यूनिट डिजिट जोड़ देते हैं, 4 और 5 9 9 8 17, 17 में 8 जोड़ा 25 5 30, 0 कैरी 3, 9 3 12 और 8 20, 20 में 9 9 18 जोड़ोगे 38, कैरी 3, 3 और 1 क्या हो गया आपका 4, 480 आपका बन रहा है। ए की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि जून के महीने में जितने भी अपने पास डीलर हैं, जून के महीने में 4 डीलर हैं, सबसे नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, इनका एडिशन करना है। 108 102 91 95 इस टाइप से। देखो सबका अगर आप सम करोगे 100 मान के कर लेते हैं, 108 102 100 200 हो गया,
फिर 90 90 180 हो गया, तो ये कितना आ गया 380। 380 में क्या और ऐड करना है, 8 5 13 14 15 16। 380 में ऐड करना है, 1 मिनट, कोई ना कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग। 100 200 90 90 80 380, 380 8 2 10 390 और 396 ये निकल के आ गया। चलो सवाल पर आ जाते हैं। डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इन्होंने 396 बेचे हैं, इसने इस ड्यूरेशन के अंदर इतने बेच दिए। कितने ज्यादा है भाई, 4 ऐड करोगे 480 और ऊपर है 84 ज्यादा है। इसके बेसिस पर बता रहा है कितने ज्यादा, तो अपोन में 96 मल्टीप्लाई करना है 100 से। सोल्व हो रहा है क्या, 8 5 40 नहीं बात बन रही, 4 से काट लेते हैं, 21 4 84, 4 से काटोगे 9 4 36, 3 बचा 9 4 36, 3 से काटोगे 7 बार, 3 से काटोगे तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा 33 3 99। ऑप्शंस किस फॉर्म में आ रहे हैं, 700 में 33 का भाग 2 बार गया, 33 गुणा 2 66, कितना बचा भाई अपने पास 4, 40 में भाग दिया 1 बार, फिर कितना बचा अपने पास 40 में 1 बार दिया 7, 33 गुणा 2 66, ऑप्शन क्या आ गया 21.2। तो यहां से देखो अपना ऑप्शन डी जो सबसे आखिर के अंदर है वो रिजल्ट आ गया। क्या करना था, देखो इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें, एडिशन ये वाला आसान था, ये हल्का सा मुश्किल लग रहा है। दूसरा यहां पर इसने कटिंग को फंसा दिया इसके अंदर, लेकिन कोई समस्या नहीं, अगर हमारा एडिशन सही है, अगर हमने जोड़ा चीजों को सही है तो अपना रिजल्ट करेक्ट आना ही था, कोई समस्या नहीं थी। परसेंटेज का एक बेसिक सा सवाल है, जहां से हम लोग परसेंटेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहीं से ही पूछे गए सवाल है एक तरीके से। चलो 1624, पीछे मैंने कहा था ना कि बार के अंदर कई बार क्या होता है, या तो डायग्राम को इतना एग्जैक्ट बनाता है कि आप सीधे सीधे कंपेयर करके बता सके कि इसके सामने की वैल्यू क्या है। दूसरा तरीका ये होता है एग्जामिनर को ये लगने लग जाए कि यार ये मामला जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस के अंदर वो क्या करता है, हर बार के ऊपर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू लिख देता है, जैसे इस सवाल के अंदर है। तो पहले तो हम इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है देखना। नीचे एक आपको दंड आलेख दिया गया है, वर्ष 1993 की बात कर रहा है। एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम को ध्यान से देखना है, कुछ सवाल पूछे गए उनका रिप्लाई करना है। देखो अब अगर इसे गौर से देखो तो फैमिली इनकम स्पेंड ड्यूरिंग 1993 इन परसेंटेज, इन परसेंटेज की बात की, इसका मतलब उसने टोटल इनकम को क्या माना है 100%, और ये जितने भी आपको दे रखे हैं सारे का सम कितना निकल के आएगा 100%। चलो लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली जो बात है ये क्या आपका एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, 0 दे रखा है, उसके बाद 5 10 15 20 25। सबसे पहले आपको क्या दिया इसके अंदर फूड, फूड के बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, सेविंग है, उसके बाद क्लोथिंग है, फिर हाउसिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और अदर। तो कुल मिलाकर के इनकम को 6 अलग अलग हिस्सों में खर्च किया गया। फूड पर, सेविंग तो उसकी बचत होगी, कपड़ों पर, मकान पर, एजुकेशन पर, परिवहन पर और अन्य खर्चे हो गए। सबको ऐड भी करके देखोगे तो ये आपका 100% निकल के आएगा। अब इसने सवाल क्या पूछा कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत है, तो इसने ऑलरेडी कह रखा था कि परसेंटेज में डेटा दे रखा है, तो टोटल इनकम उसकी कितनी है 100%। अगर आपको किंतु परंतु लगता है इस केस के अंदर आप ऐड करके देख सकते हैं, ऐड करोगे वही आना। वैसे भी क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड, फूड पर कितने परसेंट खर्च किया, फूड पहले ही नंबर पर है, और एकदम ऊपर की तरफ आप इसे ऑब्जर्व करके देखेंगे तो क्या बता रहा है 20%। तो इससे तो नकली सवाल और क्या हो सकता है। हालांकि रेलवे में पूछे गए ऐसे सवाल भी कि बहुत सारे बच्चे ये तो मानते होंगे कि रीडिंग के अंदर भी किसी बच्चे के इश्यू हो सकता है, रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो समस्या आएगी, DI सोल ही नहीं होगी। और ये क्या पूछ रहा है, रीडिंग से ही सीधे सीधे इसने एक सवाल बना लिया। चलो भाई आगे चलते हैं, सवाल नंबर 1625, क्वेश्चन नंबर 1625। देखो कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी बात कर रहा है, क्लोथिंग।
कपड़ों पर कितना, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के उसने 100 रुपए कमाए, कपड़ों पर खर्चा कितने का भाई 15%, मतलब 15%। फिर इसने क्या कहा बचत, बचत का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स कितनी है इसकी 12.5 रुपए, भाई परसेंटेज में है लेकिन हम ये मान लेते हैं उसने 100 रुपए कमाए, 12.5 रुपए की बचत है, 15 रुपए कपड़ों पर। अब क्या कह रहा है, कपड़ों पर व्यय की गई राशि, की गई आय, कि कपड़ों पर उसने जितना भी खर्चा किया है का प्रतिशत बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे देखना जरा। अब आप चाहो तो इसको रेशो में ले लो, या सीधे सीधे 12.5 से 2.5 रुपए ज्यादा है, किसके बेसिस पर बता रहे हैं, सेविंग के बेसिस पर, प्रतिशत में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज इससे कट गया, कितनी बार 5 बार, 100 में भाग दोगे 5 का तो रिजल्ट कितना आ गया 20%। ये भी एकदम आसान सवाल था, कोई समस्या नहीं थी इसमें भी। सवाल नंबर 1626, क्वेश्चन नंबर 1626, देखना जरा इसने क्या कहा यहां पर, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय कितने रुपए है 1 लाख रुपए, तो 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी। एक बात बताओ, इससे नकली सवाल क्या होगा, परिवार की टोटल इनकम आपको बताई उसने 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहां से तो सेविंग आपको सीधे सीधे दिख रही है, कितनी है भाई 12.5%, तो इसका आपको क्या निकालना है 12.5%, प्रतिशत 2 जीरो को खत्म कर देगा, पॉइंट भी हटाना है तो ये क्या करेगा 1 जीरो को, 100 को 125 से गुणा करना है, 12,500 रुपए यहां से अपना रिजल्ट आ गया। मेरे ख्याल से ये सवाल ऐसा था, मतलब इस पर्टिकुलर डीआई में जो सवाल अभी तक हमने देखे हैं सारे के सारे सवालों को आप वर्बली कर सकते हैं। 1626 हो गया, 1627 नंबर की बात कर लेते हैं। देखना 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूं आज डीआई में हैं कितने सवाल अपने पास। लैंग्वेज को रीड करो भाई एक बार आप। देखना जरा, मतलब आज काफी जल्दी जल्दी हो गए हैं अपने सारे ही सवाल। देखना सवाल नंबर 1627, क्वेश्चन नंबर 1627। देखो क्या कहा, दी गई तालिका से एक टेबल आपको दे रखी है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत जिनके अंक 40 या फिर उससे अधिक है लेकिन 70 से कम है। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं। मैंने मान लिया x स्टूडेंट हैं ये वाले, ये इनके साथ कंडीशन क्या है, ये 70 से तो नंबर कम लाएं, और क्या कहा इसने 40 से ज्यादा, 40 से तो ग्रेटर देन है, 70 से लेस देन है, और इनका भी क्या पूछा है परसेंटेज। तो एक बात बताओ, इस सवाल को देखकर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ आपको ये पार्ट दिखा रहा है स्कोर को, नीचे वाला पार्ट क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, 19, 20, 31, 38, 46, 50 ये चल रहा है। स्कोर में क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है, 2 टाइप से सवाल पूछता है, यहां लेस देन 20, और एक डीआई हमने पढ़ी उसमें क्या था 0 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक की रेंज वाले, 40 से 50 तक की रेंज वाले, 50 से 60 तक की रेंज वाले, 60 से 70 और 70 से 80। एक डीआई का अपना ये पैटर्न होता है जहां पर टेबल आपको इस फॉर्म में दी रहती है, पीछे हमने चर्चा की थी इस मुद्दे के ऊपर। एक पैटर्न अपना यहां पर क्रिएट होता है, ऐसे भी सवाल हमने किए थे जिसमें क्या था लेस देन लेस देन लेस देन चल रहा था। हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो ये चेक करना है कि 40 से ज्यादा नंबर वाले और 70 से कम नंबर वाले कितने बच्चे हैं, परसेंटेज बताना है कि टोटल कितने परसेंट है, तो सारे बच्चों को भी काउंट करना है और प्लस में ये वाली बात भी काउंट करनी है। चलो भाई कॉमन सेंस लगाना, 20 से कम कितने बच्चे हैं आपके पास 12, 30 से कम 19, क्या इन 19 बच्चों में वो 12 बच्चे आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। कैसे, 0 से 20 तक, एक बार समझ लो, वैसे इतना टिपिकल है नहीं, नीड नहीं होगी, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि उस डीआई में और इसमें क्या है। 0 से 20 तक की रेंज में 12 बच्चे हैं, और इस पूरी की पूरी रेंज में आपको दिख रहा है कितने बच्चे हैं 19। तो एक बात बताओ 20 से 30 के बीच कितने बच्चे होंगे,
तो 12 और आप कहोगे 7 बच्चे। इसकी नीड नहीं है, सवाल इजी वे में ही सोल्व हो जाता है, डिफरेंस चेक कर रहे हैं। फिर देखो इसने क्या कहा, 40 से कम 22 बच्चे। 0 से 40 तक आपके पास कितने बच्चे हैं कुल मिलाकर के? 22। तो एक बात बताओ, यहां तक 19 बच्चे हो ही चुके हैं अपने पास, 22 टोटल हैं, तो ये बच्चे कितने हैं? 3 आ गया। ऐसे ही बात को ऑब्जर्व करना, इसने क्या कहा, 40 से 50, इस रेंज को अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो इसने कहा 50 से कम जो बच्चे हैं वो कितने हैं अपने पास? 31। 40 से कम कितने हैं? 22। तो इन दोनों के बीच ये वाला ही गैप आपका मेंटेन रहता है, तो ये बच्चे आपके कितने हो गए? 9 लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। 60 से कम वाले बच्चे कितने आपके पास? 38। ये कितने थे? 31। इस रेंज की ही बात करें तो ये कितने आ जाते? 7। ऐसे ही देखो 70 से कम वाले बच्चे आपके पास कितने हैं? टोटल 46। 38 ये हो ही चुके हैं आपके, टोटल 46 हैं, तो ये बच्चे आपके कितने आ जाते? 7। तो हमने जो पहले पढ़ा था उसके अंदर टेबल ऐसे भी आती थी, ऐसे कई सवाल किए हैं, इस पैटर्न पर बेस्ड भी हमने सवाल किए हैं। तो इसमें इतना कुछ करने की नीड नहीं होती है। लेस देन वाली जो टेबल है वो सबसे आसान होती है। कैसे? एक बात बताओ, टोटल कितने बच्चे हैं यहां पर? टोटल बच्चे आप देखते ही बता सकते हैं। कैसे? 80 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? लेस देन 80। 0 से लेकर 80 तक की रेंज के कितने हैं? 50 बच्चे। तो एक बात बताओ, टोटल तो इसमें देखते ही आपको पता चल जाता है। लेस देन का जो पैटर्न होता है हमेशा ध्यान रखना, इसमें टोटल करने की आपको नीड ही नहीं पड़ती। टोटल जो एक आखिरी पॉइंट है वहां पर आप ब्रेक करके देखो, हो सकता है वो शुरुआत वाले में इसे ही रिवर्स डायरेक्शन में बना लेता कि ग्रेटर देन का भी सिनेरियो चल सकता था, वो अलग अलग बातें हैं। तो टोटल आपको करने की नीड नहीं है। इसने ना तो ये बताया है कि इस टाइप के बच्चे हैं, ना ये कहा है 100 बच्चे हैं, बस इसने कह रखा है इतने से कम नंबर, इतने से कम, इतने से कम, इतने से कम। लास्ट रेंज अपनी कितनी है? 80 नंबर। तो 80 से कम नंबर लाने वाले कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं? 50। एक काम हो गया अपना कि टोटल बच्चे कितने हैं? 50। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, ये बच्चे कितने हैं? तो ध्यान से देखना, 70 से कम कितने बच्चे हैं? अभी 46। इन बच्चों के नंबर कहां से कहां होंगे? 0 से लेकर के 70 तक। फिर हमें क्या देखना है? 40 से 70। 40 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 22। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ऐसे बच्चे जिनके नंबर 0 से लेकर 70 तक आ रहे हैं वो 46 हैं, ऐसे बच्चे जिनके नंबर 0 से 40 तक आ रहे हैं वो 22 हैं। तो इन दोनों के बीच कौन से बच्चे बच गए? इन दोनों के बीच वो बच्चे बच गए जिनके नंबर 40 से 70 आ रहे हैं। डिफरेंस निकालोगे 22 और 24 लिखा जा सकता है। एग्जाम में क्या इतना भी करने की नीड थी? मेरे हिसाब से इतना कुछ करने की नीड नहीं थी। सीधे सीधे आप जाते, डीआई को रीड करते और क्या देखा? लेस देन 80, टोटल स्टूडेंट 50। फिर क्या कहा? 40 से 70 की रेंज। 70 से कम वाले 70 से कम वाले 46 बच्चे, उसके बाद 40 से कम वाले 22 बच्चे। तो इसका मतलब 40 से 70 की रेंज में कितने बच्चे? 46 माइनस 22 क्या आ जाता? 24। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। किससे? 2 बार कटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 48%। इतना सा काम करना था। हो सकता है ये आपको देखने में समझने में टिपिकल लगा होगा, सर इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीजन इतना है, यहां पर मैंने जैसे हम लोग ऑफलाइन में टेस्ट लेते हैं तो बच्चे क्या इसमें अमूमन गड़बड़ कर देते हैं, है कुछ नहीं। उस डीआई से भी नकली सवाल ही बनता है। यहां पर पहले जो सवाल कर रहे थे वो थोड़े से ठीक भी थे, ये आसान भी है, लेकिन आपको ये भी आने चाहिए। चलो भैया अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1628, सवाल नंबर 1628। देखना, एक टेबल दे रखी है, 50 परिवारों का मासिक वेतन आपको दे रखा है कि मंथली सैलरी 50 फैमिली की। अब इसने क्या कहा? सैलरी इन रुपीज 25,000 से 30,000 की एक रेंज दे रखी है आपको राइट साइड के अंदर। फिर ऊपर क्या है? 30,000 से 35,000, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। नीचे क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ऐसी फैमिली आपको दे रखी है 6, 12, 9, 19, 4। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, यहां पर 9 किसको बताता है? तो आप कहोगे कि सर 9 बताता है नंबर ऑफ फैमिलीज को। कौन सी?
तो आप कहेंगे नो किसके नीचे है, 35,000 से लेकर 40,000 के नीचे। तो आप कह सकते हैं कि नो ऐसे परिवार है हमारे पास जिनकी सैलरी मंथली, जिनकी सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 रुपए के बीच है। ये इसकी हो गई रीडिंग। 4 क्या बताता है, 45,000 से 50,000 के बीच कमाने वाले लोग। अब क्या कह रहा है कि कितने परिवारों में मासिक वेतन 40,000 रुपए से कम है। तो क्या करोगे, 40,000 से कम, 25 से 30 वाले 6 परिवार आ गए, 30 से 35 वाले 12 परिवार आ गए, 35 से 40 वाले 9 परिवार। क्या 40 से 45 वाले में नहीं आएंगे 15? आप ये भी तो कह सकते हो कि 40 से लेकर 45 की रेंज के अंदर भी तो 40 तो आ ही रहा है। इसका रीजन पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यही बात हमने स्टेटिस्टिक्स को पढ़ते टाइम भी डील की थी। क्या सीन होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, लोअर लिमिट के अंदर उस चीज को डालते हैं। इसने साफ साफ कहा है 40,000 रुपए से कम, मतलब 40,000 रुपए को भी इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये 3 टाइप के आपके पास बनते हैं एडिशन, 12, 6, 18, 7, 18, 9, 8, 17, 27। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बेहतर तरीके से। चलो भाई, अपना ये तो हो गया है सेशन आज का कंप्लीट। सवाल कुछ जल्दी नहीं हो गए क्या आज? सवाल भी हम लोगों ने 1613 से स्टार्ट करके 1628 तक किए हैं। तो कुल मिलाकर के हमने सवाल भी 16 डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। चलो जो भी है, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएंगी। जैसे जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन की प्रोवाइड करवा दी थी, SI CI की शायद मेरे ख्याल से नहीं करवाई थी, या और भी कोई चैप्टर एक आधा बीच में रह गया हो तो आप बता देना। वास्तु स्टडी IQ जो अपना ऊपर वाला टेलीग्राम का चैनल है, उसके ऊपर जाकर के आपको ये सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर करके बताया करें। बुक आपको बताई थी कि शारदा पब्लिकेशन वाली बुक रेलवे एग्जाम के लिए मुझे परफेक्ट लगती है, या फिर अभी इतना मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। अगर रेलवे मान लो 15 दिसंबर से ये एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दे तो क्या करें? तो बेटर आपको जितना कुछ मैथ्स में करवाया है, बचे हुए टाइम में पैरेलल में जो रिवीजन अपनी क्लासेस चलेंगी उसमें रिवाइज करते रहें। अगर रेलवे ये कहता है कि भाई एग्जाम तो हम लोग 1 जनवरी के बाद से ही कंडक्ट करवा पाएंगे, तो बिल्कुल जहां तक आपकी वो बुक चल रही थी उसको आगे करना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट वाला मैंने आपको काम बताया था कि मॉक टेस्ट भी आपको लगाने, उनका काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस है। जैसे आज दोपहर में ही एक क्लास अपलोड की थी कि मैथ्स के अंदर तैयारी कैसे करें, मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए, छोटे छोटे सुधार हैं वो कैसे आपको करने हैं। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया, क्योंकि बार बार आपका ये कॉमन सवाल रहता है क्या करें क्या ना करें। अब सेशन में ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ते टाइम बताना अमूमन में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। जैसे आज हमने सवाल किए, जल्दी जल्दी निपट गए सारे के सारे। जनरली होता क्या है, DI के अपने 15 से 16 ही सवाल हो पाते हैं 1 घंटे के अंदर, आज जल्दी से हो गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। क्लास में इन चीज़ों पर हम टाइम नहीं किल करते हैं, क्लास में पढ़ाना अपना काम होता है। कैसे मैथ्स को पढ़ें, कुछ सिली मिस्टेक हैं उनको कैसे दूर करें। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से उसका रेफरेंस, आपको जितने भी सवाल है मैथ्स से रिलेटेड उनका रिप्लाई मिल जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लें, टेलीग्राम पर उसकी लिंक भी थी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, किसी भी टाइप का सजेशन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दिया करें या डाउट ग्रुप पर बता दिया करें। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।